डियर लर्नर, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश कुमार महिलांगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। 5 एम्स के इन्वॉल्वमेंट से ऑर्गेनाइजेशन आगे रन करता है और जो ऑब्जेक्टिव सेट करता है उसको अचीव करने के लिए 5 एम्स इसमें हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे सुपीरियर कहा जाए तो मैन पावर ही होता है। मनी मटेरियल मशीन्स काम करते हैं, बस सुपीरियर जो है वो मैन पावर है। और मैन पावर को हम स्टडी करना वो एचआरएम के तहत में आता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मीन्स ह्यूमन बीइंग, जो मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो, वो एक हमारा एक संसाधन है, रिसोर्स है। उसको सही तरीके यूज करके हम अपना ऑब्जेक्टिव्स यानी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट कैसे प्राप्त करें, कैसे उसको अचीव करें, ये एचआरएम के तहत हम पढ़ते हैं। जिसमें हमने कल एचआरएम का मीनिंग्स वगैरह पढ़े कि एचआरएम है क्या चीज, उसमें क्या क्या सम्मिलित है और क्या क्या पॉइंट्स उसमें, क्या कौन कौन से बिंदु पे डिस्कशन करना है आगे, और एचआरएम के तहत उसमें कौन कौन सा आता है, वो सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से कितने मैन पावर की जरूरत है, वो सब प्लानिंग के तहत में आता है। एक रफ शेड्यूल बनाकर उसमें काम करना कि हमको कितने मैन पावर की जरूरत है, प्लानिंग के तहत आया। फिर उसके बाद हम जॉब एनालाइज किए, जॉब को डिजाइन किए कि किस डिपार्टमेंट में किसके तहत उसको एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ डिपार्टमेंट में कौन कौन सा मैन पावर के, कौन कौन सा एक्सपर्टीज का नॉलेज के मैन पावर हमको चाहिए। सारा चीज जॉब एनालिसिस के अंदर में करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं। उसके बाद जॉब को डिजाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज यानी मैन पावर्स को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, लेके आते हैं। अब वो अकॉर्डिंग टू उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम रिक्रूट करते हैं। फिर उसमें से जो, जैसे मान लें 10 लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, तो उसमें सबसे जो बेस्ट होते हैं उसको सिलेक्शन करना, यानी सेकंड उसके बाद पार्ट जो आता है वो सिलेक्शन। पहला क्या है, प्लानिंग, दूसरा जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन किए, फिर रिक्रूट किए, फिर उनमें से जो बेस्ट है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फुलफिलमेंट करते हैं रिक्वायरमेंट को, उसको सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्शन के बाद उसको प्रमोट करने के लिए उसको ट्रेनिंग देना, स्किल का डेवलपमेंट करना और प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना, कंपनसेशन देना, वेजेस देना। फिर उसके बाद उसको स्किल को डेवलप करके उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर करना, प्रमोशन देना। ये सारा चीज डेवलपमेंट के अंदर में उसको करते हैं। इसको हमने कल स्टडी किया है। ठीक है, आज हम इसके आगे चलेंगे। ठीक है, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो एचआरएम सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं इसको, महत्व है कि एचआरएम को पढ़ने से क्या फायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, क्यों पढ़ना है हमको। तो पहला जो है स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को जो उसका ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन है, उसके हिसाब से ही ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रिक्रूट करता है, डिप्लॉयड करता है मैन पावर को। तो वो एक स्ट्रेटेजी बना के रखता है कि हमको इस तरीके से पर्सन और इस नॉलेजेबल के पर्सन और उसके एक्सपर्टीज को ही लेके आना है अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, ये पहले स्ट्रेटेजी बनाता है। एचआरएम जो पार्ट है वो स्ट्रेटेजी पहले बनाता है। स्ट्रेटेजी बनाने से क्या होता है, जो प्रॉपर रिक्रूटमेंट होगा, मींस जो उसको चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन को नीड है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करने के लिए उसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मैन पावर को हायर करेगा। तो पहले स्ट्रेटेजी बनाएगा, स्ट्रेटेजी बनाएगा तभी प्रॉपर रिक्वायरमेंट कर सकता है। तो ये जो पहला विशेषता यानी कि महत्व एचआरएम का इसलिए है, वो प्रॉपर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज लेके आता है ताकि वो प्रॉपर डिप्लॉयड कर सके, सही यानी कि राइट पर्सन को डिप्लॉयड कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। इसलिए ये सिग्निफिकेंस है एचआरएम को पढ़ना। दूसरा इसमें दिया हुआ है रिटेंशन। मतलब देखिए, एक बार जैसे कोई एम्प्लॉय डिप्लॉयड हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो वो लंबे समय तक उसको रोक के रखना अपने ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि देखिए कि जो अभी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी है और छोटे से लेकर बड़े कंपनी जो भी है, जहां पर वर्कर्स एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको उनका जो है जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ सैलरी बहुत मैटर करता है कि उनको सैलरी कितना, वेजेस कितना दे रहे हैं, उस पर मैटर करता है। तो कभी कभी क्या होता है, मोस्टली, इसको कभी कभी नहीं बोल सकते, मोस्टली यही होता है, सब आपका मेरा सबका यही रहेगा, जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर सैलरी हाइक होते जाए, बढ़ते जाए। आज हमारा 10,000 है तो कल 20,000, 20,000, 30,000, हम हाइक चाहते हैं, अपने आप में हाइक चाहते हैं। तो जो भी एम्प्लॉयज डिप्लॉयड होंगे वो क्या चाहेंगे,
कि हम आगे बढ़ें और हमारा सैलरी बढ़े। तो क्या करते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच कर देते हैं, क्योंकि वहां का सैलरी मान लो 10,000 है, दूसरे कंपनी में उसको 20,000, उसी काम के लिए 20,000 रुपये दे रहे हैं। फिर उसी काम के लिए दूसरी कंपनी 30,000 रुपये दे रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जम कर देते हैं। आजकल देखिए कि सीटीसी चलता है, पैकेज सिस्टम चलता है। तो जैसे कोई एचआर मैनेजर है किसी कंपनी में, 7 लाख रुपीज में आया हुआ है, तो कोई कंपनी उसको 10 लाख रुपीज देता है, तो वो हाइक हाइक मिलता है उसको, तो जंप कर देता है। तो कंपनी का इसमें क्या है, लॉसेस है। कंपनी का इसमें क्या है, लॉस होगा, क्योंकि देखिए पहले डिप्लॉयड किया उस पर्सन को, जो उसको जो उनका स्किल है उसके हिसाब से उसको डिप्लॉयड किया, अपने कंपनी में लेके आया, वर्क सिखाया, ट्रेनिंग दिया, स्किल को डेवलप किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाया। काम करवाने के बाद अब कुछ दिनों तक काम किया, उसके बाद उसको छोड़ के चला जाएगा, तो उसको फिर वही चीज प्रोसेस करने में, उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर वही प्रोसेस करेगा। वो जगह खाली हो गया, उस जगह खाली को फिर भरने के लिए फिर वो रिक्रूटमेंट निकालेगा, फिर सिलेक्शन करेगा, फिर उसको ट्रेनिंग देगा, ये सारा चीज करेगा। तो कंपनी की एचआरएम की पॉलिसी ये होना चाहिए कि उसको रोक के रख सके, उस एम्प्लॉय को रिटेन करके रख सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ताकि वो लॉन्ग रन तक काम कर सके और वो अच्छे से प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर सके। तो ये रिटेंशन बहुत जरूरी है। तो ये सिग्निफिकेंस, इसका एचआरएम का सिग्निफिकेंस यही है कि वो स्ट्रेटेजिक रिक्रूट करके वो रिटेन करके रखता है डिप्लॉयड एम्प्लॉयज को, यानी पर्सन जो मैन पावर है उसको करता है। दूसरा इसमें है कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। मीन्स क्या है, अगर देखिए सीधी सी बात है, जब हम जो स्किल हमको चाहिए, जो नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, उसको हम लेके आए हैं, राइट पर्सन को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए हैं, तो राइट एट राइट क्वांटिटी में लेकर आए हुए हैं, तो क्या है, जाहिर सी बात है जो हमारा ऑब्जेक्टिव उसके हिसाब से ही लेके आए। जैसे हमको 10% की रिक्वायरमेंट है, तो 10% ही लेके आए, उसमें 11% तो किए नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी बैठता है। जब डिप्लॉयड करते हैं मैन पावर, तो उसमें कॉस्ट भी बैठता है। तो 10% की रिक्वायरमेंट है, हमको जो प्रोडक्टिविटी चाहिए उसके हिसाब से हमको 10% की रिक्वायरमेंट है, तो हम 10% ही लेके आ रहे हैं। और ये 10% जो लेके आए हुए हैं और ये काम करते हैं, तो किसका किसका अचीवमेंट फुलफिलमेंट करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का। तो एचआरएम का काम ये होता है, उसका विशेषता इंपॉर्टेंस ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो मोटिव है, जो गोल्स है, उसको इजिली वे में अचीव कर सके और उसको प्रॉफिट दे सके, जितना मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट दे, मिनिमम मतलब मिनिमम कॉस्ट लगा के वो मैक्सिमम आउटपुट दे सके। ये एचआरएम का काम होता है कि वो कम से कम लागत में वो डिप्लॉयड करे पर्सन को, ठीक है, मैन पावर को डिप्लॉयड करे अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और वो जो मैन पावर हो वो बेटर अपना आउटपुट दे सके और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कंडीशन में पहुंचा सके। तो ये सेकंड जो पॉइंट है, कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट इसमें है, इसके विशेषता में यानी कि इंपॉर्टेंस में, नेक्स्ट एचआरएम का इंपॉर्टेंस ये है कि एनकरेजिंग टीम कोलेबोरेशन। मीन्स क्या होता है, जब इसमें डिप्लॉयड पर्सन काम कर रहे हैं, तो काम करते हैं इंडिविजुअली रूप में काम कर रहे हैं, उनको काम सौंप दिया गया है, उसको काम करते हैं। बट ये क्या है कि ऐसा टीम की तरह काम कर रहे हैं, जिस विभाग में भी काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी विभाग में हो, एचआर डिपार्टमेंट या फिर मार्केटिंग हो या प्रोडक्शन हो या किसी भी XYZ किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वहाँ के जो इंडिविजुअल पर्सन है, अगर वो टीम की तरह काम करता है, तो क्या होगा, इजिली अचीव द गोल, गोल को इजिली अचीव कर सकता है। तो ये एचआरएम का इंपॉर्टेंस है। जो एचआर मैनेजर्स होते हैं ना, वो एनकरेज करके रखते हैं टीम को, कोलैबोरेट करके रखते हैं, ताकि वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सके। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। इसकी विशेषता, इसकी इंपॉर्टेंस किसकी, एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स की एक विशेषता है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फ्यूचर लीडर्स। देखिए, अब देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे एम्प्लॉइज होंगे, मान लीजिए 10 एम्प्लॉइज है, उसमें से कुछ ऐसे एम्प्लॉइज होंगे, स्किल सबके पास में होगा काम करने के लिए, वो काम को निष्पादन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन 10 में से कुछ ऐसे भी एम्प्लॉइज होंगे जो कि अपना बेटर आउटपुट देते होंगे, बेटर आउटपुट देते होंगे, दूसरे अपने कलीग्स को गाइडलाइन देते होंगे, ठीक है, अपने कलीग्स गाइडलाइन देते होंगे, उनको मोटिवेट करते होंगे, सेल्फ मोटिवेट करते होंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करते होंगे। तो कुछ ऐसे एम्प्लॉइज होंगे, तो वो एम्प्लॉय ऐसा लीडर की तरह काम करेंगे इन फ्यूचर। तो ये क्या, एचआरएम क्या करता है, प्रिपेयर करता है एक फ्यूचर लीडर।
मीन्स मान लो 10 एम्प्लॉइज है, जैसे एचआर मैनेजर है, उसके अंदर 10 एग्जीक्यूटिव्स है, 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो उस 10 एम्प्लॉइज में एक एम्प्लॉय ऐसा होगा या दो एम्प्लॉय जो भी, जो कि बेटर तरीके से और काम को निष्पादन करता होगा और गाइड करता होगा दूसरे कलीग्स को। तो वो क्या कर सकता है, वो अपने आप को लीडर घोषित कर सकता है कि बाकी जो मेंबर्स है उसको गाइड कर सके। तो एक एचआरएम का एक ऐसा विशेषता, ऐसा महत्व है, वो एक प्रिपेयर करता है फ्यूचर लीडर्स को, एक लीडर्स को बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रेंथनिंग मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन, मींस टू वे प्रोसेस है। मींस इसमें क्या होता है, एचआरएम विशेषण इसमें ऐसा है कि मैनेजमेंट, जो एचआर मैनेजर बैठा हो और जो एग्जीक्यूटिव्स हो, उनके बीच में, या एग्जीक्यूटिव ना लेके हम बोल सकते हैं लेबर्स हो, तो उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट फैक्टर बना के रखता है, रिलेशनशिप बना के रखता है, ताकि वो कम्युनिकेशन को वन वे टू वे कन्वर्ट कर सके और जो उनका मैक्सिमम जो गोल है वो अचीव कर सके। ठीक है। तो ये एचआरएम क्या करता है, क्या विशेषता, क्या महत्व है, स्ट्रेंथ करता है मैनेजमेंट और लेबर के रिलेशंस को। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। मीन्स जो डिप्लॉयड पर्सन है, तो जाहिर सी बात है, अभी पिछले स्लाइड्स में हम लोग को बताया था कि इनका क्या करते हैं, स्किल को डेवलप करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, और उस काम को करने का और थोड़ा सा स्किल, जो भी स्किल उनके अंदर इनबिल्ट इनहेरेंट होगा, प्लस जो कि वो सीख कर आया होगा, लेकिन जब उसको काम कराने के लिए हम भेजते हैं तो कुछ उसको ट्रेनिंग दिया जाता है उस काम को करने के लिए। तो उससे काम करते करते मान लीजिए और उसका स्किल डेवलप हो गया। जैसे मान लीजिए कोई एचआर एग्जीक्यूटिव हायर किए हैं जिसको हमको सैलरी, पीएफ, ईएसआईसी एम्प्लॉयज का बनाना है, बट उसको टेली का भी ज्ञान है मान ली जाए, तो एक एक एचआरएम क्या करता है कि बेटर अपॉर्चुनिटी देता है कि उसको करियर को, उसका जो भविष्य है उसको एडवांस कर सके, वो उसको वो भी काम दे देगा, उसके उसके एवज में उसको रेमुनरेट भी करेगा, वेजेस भी देगा, जितना जिस एवज की लाया हुआ है, जिस काम के लिए उसको डिप्लॉयड किया हुआ है, बट उसका स्किल बहुत अच्छा है और दूसरे भी काम को निष्पादन कर रहा है क्योंकि उसकी स्किल अच्छा है, तो उसको करियर एडवांसमेंट भी देता है एचआरएम। ठीक है। उसको ग्रोथ का एक अपॉर्चुनिटी देता है और वो आगे बढ़ सकता है उस काम में। ठीक है। नेक्स्ट है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। एचआरएम का सिग्निफिकेंस ही यही है, मेजर सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मेजर क्या है, गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अगर कैसे अचीव करेंगे, अगर प्रॉपर हर डिपार्टमेंट काम करता है, मैं एचआर की ही बात नहीं करता, एचआर डिपार्टमेंट की बात नहीं करता हूँ, हर डिपार्टमेंट अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है और एट द एंड जो प्रोडक्टिविटी है उसको फॉलो अप करता है, अपने गोल को अचीव करता है। लेकिन एचआर एचआर जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि वो काम को निष्पादन करने का काम ही मैन पावर करता है। हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैन पावर इन्वॉल्वमेंट वेरी नेसेसरी है, और वही मैन पावर ही काम को पूरी करता है। तो मैन पावर सही रखना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में सही रखना, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अग्रसर करता है। ठीक है। तो ये है एचआरएम का सिग्निफिकेंस। देखिए सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, अभी हम पढ़े इम्पोर्टेंस, वही एक अलग पार्ट में कर दिया गया है इम्पोर्टेंस, ये भी सेम चीज है, सिग्निफिकेंस ही जो है वही इम्पोर्टेंस है, वही सिग्निफिकेंस है। तो इम्पोर्टेंस में भी कुछ पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं कि एचआरएम महत्व क्यों रखता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये नेक्स्ट इस स्लाइड में हम इसको कवर अप कर लेते हैं। देखिए इसमें पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। मीन्स किसकी क्वालिटीज को बढ़ाता है, वो वर्क की क्वालिटीज को बढ़ाता है। अगर हम डिप्लॉयड पर्सन सही राइट पर्सन को लेके आए हैं, तो जो वर्क को क्वालिटी होगा वो तो इंक्रीज हो गई। अगर मान लीजिए हम एक ऐसा पर्सन को डिप्लॉयड किए हुए हैं जिसको पढ़ के आया है, जैसे हमको एचआर मैनेजर की आवश्यकता है, एचआर मैनेजर का वो एमबीए किया हुआ है, एचआर से किया हुआ है, बट उसको उसको एक्सपीरियंस किसी चीज का नहीं है, पढ़ के आया हुआ है, एचआर फील्ड से पूरा नॉलेज लेके आया है, पर वो काम नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं है उस चीजों में। ठीक है। उसको हम डिप्लॉयड कर दिए हैं, तो उसको कुछ समय लगेगा, जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसको डिप्लॉयड किए हुए हैं तो उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। तो ये एचआरएम का क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क, वर्क क्वालिटी को इंक्रीज करता है क्या करके, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, उसको स्किल डेवलपमेंट करके, ट्रेन करके उसे क्वालिटी को इंक्रीज करता है। ये इसका इंपॉर्टेंस है, पहला पॉइंट। दूसरा है ब्रिज ब्रिजिंग द डिमांड सप्लाई गैप इन ह्यूमन रिसोर्स। मीन्स क्या है, देखिए
एचआरएम का मेन उद्देश्य क्या है? डिप्लॉयड ऑफ पर्सन, डिप्लॉयड ऑफ मैन पावर। तो डिप्लॉयड कब करेगा वो, और क्यों करेगा, और कितने मात्रा में करेगा, ये उसकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड है, उस मैनेजमेंट के, उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के स्ट्रेटेजी पे डिपेंड है कि कितने नंबर्स में डिप्लॉयड करना है। तो इसका एचआरएम का इंपॉर्टेंस ये है कि जितना जरूरत है, जितना डिमांड है ऑर्गेनाइजेशंस को अपने मोटिव को पूरा करने के लिए, उतना ही सप्लाई यानी कि बाहर से डिप्लॉयड करेगा पर्सन को। तो ये क्या करता है? फुलफिलमेंट का काम करता है, जितना जरूरत है उतना वो बाहर से रिक्रूट करेगा, उतना डिप्लॉयड करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये इसका इंपॉर्टेंस है। सेकंड, थर्ड जो है कंटिन्यूअस एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, हर स्लाइड में आपको बताया हूँ कि क्या करते हैं एचआरएम में, जब डिप्लॉयड पर्सन्स को स्किल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होते रहता है, तो उसकी बारे में जानकारी देने के लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि एचआरएम करता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहता है। ठीक है, क्योंकि जो कि अपना जो टेक्नोलॉजी है वो अपडेट होते रहता है, हर बार, हर इंक्रीज होते रहता है, अपडेट होते रहता है। तो क्या होता है, अगर मान ली जाए कोई, अगर ऐसा एम्प्लॉय है जिसको आज का ज्ञान तो है, लेकिन अगर कुछ ऐसे मशीन्स आ गया जिसकी उसकी नॉलेज नहीं है, तो वो उसमें वो वर्क नहीं कर पाएगा, उस मशीन को चला नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपग्रेडेड मशीन है। ठीक है, तो अपग्रेडेड मशीन्स का उसको प्रॉपर ट्रेनिंग ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेनिंग देंगे तब उस मशीन्स को ऑपरेट कर पाएगा और वो अपना बेटर आउटपुट दे पाएगा। तो एचआरएम का ये पार्ट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है कि वो कंटिन्यूअस एम्प्लॉय को ट्रेन करेगा और डेवलप करता है उसके स्किल को, ताकि वो बेटर आउटपुट दे सके। नेक्स्ट इसमें है एनहांसिंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। जैसा ये पिछले स्लाइड में बताया, सिग्निफिकेंस में आपको बताया कि ये इंक्रीज करता है क्या, एम्प्लॉय को बने रहने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने के लिए कैसे, क्या क्या फैक्टर उसको इन्वॉल्व करेगा, उसके रेम्युनरेशन, उसके वेजेस हो गया, उसके स्किल डेवलपमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, ये सारा जो पॉइंट है उसको रहने के लिए, अपने कंपनी में रहने के लिए उसको बाधित करेगा, रोक कर रखेगा, और दूसरे कंपनी में स्विच नहीं करेगा। अगर उस कंपनी का ऐसा नॉर्म्स रहेगा कि उसके जॉब, उसको डिप्लॉयड पर्सन को अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है, जॉब सेटिस्फेक्शन ना हो या फिर सैलरी उसको जिस हिसाब से चाहिए उसको ना हो, तो क्या है, स्विच करेगा, दूसरे कंपनी में स्विच करेगा। तो एचआरएम का पार्ट होता है, इंपॉर्टेंस होता है कि वो एम्प्लॉय को इंगेज करके रखे अपने काम के प्रति, और रिटेन रोक कर रखे, ताकि वो लॉन्ग रन तक अपने कंपनी में काम कर सके, और हम उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव और मोटिव है उसको फुलफिलमेंट कर सके। नेक्स्ट है फोस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर। ह्यूमन रिसोर्स का मेजर एक और काम होता है, जो कि इन्वायरमेंट कल्चर, जो वर्किंग कल्चर है उसको पॉजिटिव बना कर रखना। देखिए, अगर नेगेटिव अगर बना कर रखेगा, तो जो वहाँ के मेंबर डिप्लॉयड पर्सन होंगे, वो काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर जो एचआर मैनेजर होगा स्ट्रिक्ट नेचर का होगा, स्ट्रिक्ट नेचर होगा, उसके अंदर मान लो 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो स्ट्रिक्ट नेचर का होगा, वो गलत सलत बोलता होगा अपने एम्प्लॉइज को, या फिर काम कराने का तरीका ही सही नहीं होगा, नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता हो, तो वो जो एम्प्लॉइज है वो सही तरीके से अपना बेटर आउटपुट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो जो एचआर मैनेजर के अंदर स्किल होना चाहिए ऐसा, ताकि वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट कर सके, वर्किंग कल्चर दे सके, ताकि डिप्लॉयड पर्सन जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सके और अपना बेटर आउटपुट दे सके। तो एचआरएम का काम होता है फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर, अच्छी तरीके से पॉजिटिव वर्क प्लेस देता है, ठीक है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट देता है, ताकि अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव कंपनसेशन मैनेजमेंट। मींस एचआरएम में कंपनसेशन देने का काम होता है, वेज सैलरी वगैरह तो देता है, ठीक है, उसी के लिए वो डिप्लॉयड किया हुआ पर्सन को, और उसके अकॉर्डिंगली जिस जिस जॉब के लिए जितना रेमुनरेशन, जितना वेजेस रखा हुआ वो देता है। बट क्या होता है, कंपनसेशन भी देता है। कंपनसेशन मीन्स मतलब कुछ लॉस हो गया, कुछ हानि हो गया, तो उस कंडीशन में भी एम्प्लॉयज को बेनिफिट पहुंचाने का काम क्या करता है, एचआरएम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइविंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ये हमेशा क्या करता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एचआरएम जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करता है, और मैक्सिमम आउटपुट यानी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, इस पॉइंट में आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशन। देखिए, सबसे पहले तो जो एचआरएम का जो हेड होंगे, जो मैनेजमेंट के जो हेड होंगे,
वो क्या करते हैं, पहले स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट के, जो उनको रिक्वायरमेंट होता है उनके मोटिव को फुलफिलमेंट करने के लिए, उसके हिसाब से वो स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। और स्ट्रेटेजी बनाने के बाद उसको कंट्रीब्यूशन, मतलब अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि इंपॉर्टेंस एचआरएम का ये है कि स्ट्रेटेजी बनाया जाए, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे और उसके हिसाब से ही पर्सन को डिप्लॉयड करते हैं, स्किल नॉलेज एक्सपर्ट के हिसाब से उसको डिप्लॉयड करते हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी बनाते होंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है एचआरएम का। ठीक, नेक्स्ट जो है बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस प्रो कॉर्पोरेट इमेज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। देखिए कई बार क्या होता है, हम डिप्लॉयड करते हैं पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को करते हैं, और वो उसको कुछ दिन काम करता है, जब हम डिप्लॉयड किए पर्सन को, कुछ मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 महीना 3 महीना काम किया, उस 2 महीना 3 महीने का दरमियान हम उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग वगैरह सब प्रोवाइड की। हमारा जो काम है, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, उसको पूरा समझा है, 2 महीना काम किया, उस काम को समझने के बाद 1 महीना और काम कर लिया, फिर उसके बाद वो छोड़ दिया। ठीक, तो क्या होगा, वो जगह खाली हो गया, फिर हम दूसरा पर्सन को, सेम स्किल के पर्सन को फिर डिप्लॉयड करेंगे, फिर उसको ट्रेनिंग देंगे। 2 महीना काम किया, तीसरा महीना वो भी छोड़ दिया। तो इससे क्या होता है, कॉर्पोरेट का जो इमेज है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज है, वो नेगेटिव फैक्टर में जाता है। अगर कोई दूसरा कॉर्पोरेट होगा, वो सोचेगा इसके यहाँ तो आदमी जो डिप्लॉयड होते हैं वो टिकते नहीं, ऐसा क्या खास बात है कि यहाँ टिकते नहीं है, क्या वो प्रॉपर रेम्युनरेशन, वेजेस और सैलरी वगैरह नहीं देते, या फिर उनका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, या फिर क्या प्रॉब्लम है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो कॉर्पोरेट इमेज क्या आता है, नेगेटिव जाएगा। तो ये एचआरएम ऐसा है कि उस जो डिप्लॉयड पर्सन को रोक के रखना, ये तो काम है, रिटेन करके रखना उसको काम है, ठीक है, रिटेन करके उसको रखना अपने पास में, और उसको जैसा उनकी एफिशिएंसी है, उसको जरूरत है, उसके हिसाब से उसको काम करवा के रखे रहना अपने पास। जो मैन फोर्स का जो टर्नओवर रेशो है, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक एज इट इज बना के रखना, ताकि दूसरे कॉर्पोरेट के सामने उसका इमेज सही रहे कि ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये तो बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द कॉर्पोरेट इमेज ये बना के रखता है कौन, एचआरएम का पार्ट। अगर ह्यूमन बीइंग जो डिप्लॉयड पर्सन है वो मैक्सिमम दिन तक काम कर रहे हैं, रह रहे हैं और मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं, तो वो उसका सफलता है, ठीक है, उसका सफलता है। अच्छी तरीके से वो एचआरएम को डेवलप करके रखा हुआ है, ताकि तभी डिप्लॉयड पर्सन जो है रिटेन करके रह रहा है, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द कॉर्पोरेट इमेज, जो एचआरएम का काम होता है। अगर ये नहीं करेगा तो दूसरे कॉर्पोरेट के उसके तहत में उसका इमेज डाउन होगा, यहाँ तो कोई टिकता नहीं है इस तरीके से। नेक्स्ट जो है एफिशिएंट कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, देखिए अब टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, डिप्लॉयड पर्सन काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे मेंबर्स हैं उसमें, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होगा किसी भी बात में, नॉर्मल गॉसिप्स में हो गए, या फिर रूल्स रेगुलेशंस के रिगार्डिंग हो गए, या फिर रेमुनरेशन के रिगार्डिंग हो गए, वेजेस के रिगार्डिंग हो गए, कुछ आपस में लड़ाई होगी, मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये एचआरएम का मेन जो, इसका जो एचआर मैनेजर्स होगा, उसको रिजॉल्व करने का काम एफिशिएंट तरीके से करता है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। नेक्स्ट हम आते हैं रोल्स ऑफ एचआरएम। रोल्स ऑफ एचआरएम मीन्स कर्तव्य, उसका रोल। तो रोल क्या है, जो हम अभी जितने अभी तक पढ़े हुए हैं, फंक्शंस पढ़े हुए हैं, इंपॉर्टेंस पढ़े हुए हैं, वही रोल है, वही उसका काम है एचआरएम का। यही चीज जो आपको पिछले बैक स्लाइड्स में पढ़ाया हूँ, वही वही चीज को दोबारा रोल के माध्यम से आपको लिखना होगा। अगर मान लीजिए अगर पूछा जाता है आपको एग्जाम में सिग्निफिकेंस, रोल, इंपॉर्टेंस अगर पूछा जाएगा एग्जाम एग्जाम में आपके, तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे आपको अभी स्लाइड दिख रहा होगा, रोल्स ऑफ एचआरएम, ठीक है, क्या क्या काम करता है, तो ये काम करता है जो आपको सामने स्लाइड में दिख रहा है, क्या क्या काम करता है। पर्सनल प्लानिंग, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, पर्सनल प्लानिंग पहला काम। दूसरा जॉब एनालिसिस डिजाइन, ये सब डिस्क्राइब कर चुका है एक तो आपको, लेकिन एक ग्रोथ कर लेते हैं। जॉब एनालिसिस डिजाइन दूसरा। तीसरा मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वर्क इन्वायरमेंटल कल्चर को अच्छे से बना के रखता है, ठीक। चौथा रिक्रूटमेंट एंड ऑन बोर्डिंग, मतलब क्या करता है, जॉब एनालाइज किया हुआ है उसके बाद तो रिक्रूट करेगा, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकालेगा। ये आपका सेकंड या थर्ड चैप्टर है, उसमें जाएंगे क्या क्या प्रोसेस होते हैं रिक्रूटमेंट, तो उसमें पढ़ेंगे। प्रॉपर रेमुनेशन एंड पे रोल देना, ठीक है, और अपडेटिंग वर्क प्लेस, जो पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस होगा उसको अच्छी तरीके से बना के रखना। एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, ठीक है। परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने के लिए रिवॉर्ड्स अवार्ड दिया जाता है।
ठीक है, उसको अप्रेस करना, सीआर रिपोर्ट जाता है हर साल, ठीक है, उसके हिसाब से प्रमोशन ट्रांसफर ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनसेशन मैनेजमेंट ऑबिट करना, ये रोल है एचआरएम का। कंपनसेशन मींस सैलरी और रेमुनेशन के अलावा जो उसमें लॉस या हानि होता है उसको कंपनसेट के रूप में दिया जाता है, कंपनसेशन देना। ठीक है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड एंगेज, रोक के रखना एम्प्लॉयज को और उसके जॉब के प्रति सेटिस्फाइड करवाना। जब आपको जब जब कोई भी एम्प्लॉय जब काम करता है अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो सेटिस्फाई होता है अकॉर्डिंग टू सैलरी, एक जो हम सैलरी दे रहे हैं होता है उसके अकॉर्डिंगली वो सेटिस्फाइड है। लेकिन कभी कभी वो इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं रहता है, जिसमें काम के लिए प्रॉपर रेमुनेशन, प्रॉपर वेजेस, सैलरी तो मिल रहा है, पर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अंदर से, मतलब जिस काम के लिए मैं जो चाहिए मुझे काम वो नहीं मिला। तो जो हेड होता है, जो एचआर हेड होता है ना, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ताकि वो सेटिस्फाइड कर, वो समझे, उस एम्प्लॉय को समझे और उसको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मोटिवेट करे उस काम के प्रति, ताकि वो उसको जॉब को रिगार्डिंग सेटिस्फाइड रहे और वो अपना बेटर से बेटर आउटपुट दे सके। यहाँ होता है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड एंगेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है करियर डेवलपमेंट, मीन्स उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है डिप्लॉयड पर्सन को कि वो बेटर से बेटर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। वो तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं इंटरनली। इंटरनली जब इंटरनली मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर में दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से तो मिलेगा ही उसको, लेकिन इंटरनली एचआरएम का ऐसा पार्ट होता है कि वो इंटरनली करियर को डेवलप करने का, उसको ग्रोथ देने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर रिलेशंस एंड मेंटेनेंस, ये सारा चीज हम पूरा एबो स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी को हम इसमें रोल्स ऑफ एचआरएम के तहत पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं असेंशियल एचआर स्किल। असेंशियल एचआर स्किल मीन्स जो एचआर मैनेजर होता है, जो उसके नीचे काम करेगा सबऑर्डिनेट डिप्लॉयड पर्सन। ठीक है, तो उसके अंदर एक स्किल होना चाहिए। अगर वो मैनेजमेंट को संभाल कर रखा है, अपने एग्जीक्यूटिव्स को संभाल कर रखेगा, उसको काम कराएगा और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करेगा, तो उसके अंदर एक प्रॉपर स्किल होना चाहिए। क्या क्या स्किल होना चाहिए उस मैनेजर, एचआर मैनेजर के अंदर में? ये सारे पॉइंट्स आपको जो दिख रहे हैं वो स्किल होना चाहिए। निगोशिएशन स्किल, टैलेंट स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, एनालिटिक स्किल, रिलेशनशिप बिल्डिंग, मेंटेनेंस, मेंटेनिंग एम्प्लॉयज रिलेशन, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, लीगल चेंजेस मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब होना चाहिए। निगोशिएशन मीन्स क्या होता है? देखिए, एचआर मैनेजर के अंदर सबसे पहला, जब हम रिक्रूट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एचआर मैनेजर है, उसको 10 एम्प्लॉय की जरूरत है, वो एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है, एडवर्टाइजमेंट निकालेगा पेपर के माध्यम से, ऑनलाइन जो भी रिक्रूटमेंट निकालता है। अब आप क्या करेंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे वो आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, आएंगे, चाहे वो टेलीफोनिक हो, अब इंटरव्यू वगैरह सब आगे पढ़ेंगे इसमें कितने प्रकार के हैं, क्या कैसा है। अब वो इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, तो जो उसको इंटरव्यूअर जो होगा, जो इंटरव्यू लेगा उसका, ठीक है, तो उसके अंदर ये स्किल होना चाहिए, निगोशिएशन स्किल। देखिए जब कोई आएगा तो 10 लाख का पैकेज शो किया है, 10 लाख का पैकेज उसको मिलेगा साल भर में। ठीक है, ये शो किया हुआ। तो जब वो कोई पर्सन उसके सामने आता है, उस जो स्किल चाहिए, जो स्किल एक्सपर्ट चाहिए, उसके हिसाब से नॉलेजेबल पर्सन आ गया, सामने बैठे हुए हैं, इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा है, तो उसको निगोशिएट करेगा कि मान लीजिए उसको 10 लाख का पैकेज है, तो वो क्या 8 लाख में कर सकेगा, 9 लाख में कर सकेगा। इन निगोशिएशन की क्वालिटीज उस एचआर मैनेजर के अंदर होना चाहिए, जो इंटरव्यूअर के अंदर में होना चाहिए, ताकि उसके हिसाब से वो कॉस्ट को कट कर सके। ठीक है, मान ली जाए वो कोई एम्प्लॉय 10 लाख में हायर हो रहा है, ठीक है, 10 लाख में हायर हो रहा है, लेकिन एचआर मैनेजर के अंदर ऐसा स्किल है कि वो 8 लाख में उसको कन्विंस कर लिया और वो हायर कर लिया, वही सेम एक्सपर्टीज के पर्सन को। तो वो उसके अंदर वो स्किल होना चाहिए, वो निगोशिएशन स्किल होना चाहिए, ताकि वो कॉस्ट को कट कर सके। ये पहला निगोशिएशन स्किल है। सेकंड जो है टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट के हिसाब से, आप टैलेंट से वर्ड से समझ गए होगा, टैलेंट मतलब बुद्धि। जितना ज्यादा बुद्धि उतना ज्यादा काम। ठीक, तो उसके अंदर ऐसा वो मतलब स्किल होना चाहिए, एचआर मैनेजर के अंदर स्किल होना चाहिए कि वो अपने टैलेंट का यूज करते हुए डिप्लॉयड पर्सन को एग्रीगेट करके काम करवा सके, रख सके, रिटेन कर सके। ठीक, ये टैलेंट उसके अंदर होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग स्किल, कुछ असीम कंडीशन ऐसे हो जाते हैं जिसमें डिसीजन लेना मुश्किल होता है, कुछ लॉस हो गया या फिर कुछ हो गया, या कुछ अपग्रेड करना है, तो उस कंडीशन में भी उस एचआर मैनेजर का अंदर ऐसा स्किल होना चाहिए, ऐसा डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए कि वो असीम कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में भी वो क्या करे, डिसीजन ले सके, ये वो उसके अंदर स्किल होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल, एनालिटिकल स्किल मीन्स कंसेप्चुअल स्किल जैसा होता है,
ठीक है, एनालाइज करने की, चीजों को परखने का क्षमता। ठीक है, तो चीजों को परखने का क्षमता, चीज यहाँ पास क्या है, मैन पावर। तो मैन पावर को समझने की क्षमता किसके अंदर होना चाहिए, एचआर मैनेजर के अंदर होना चाहिए, ताकि वो उसके इमोशनल, उसके वैल्यूज को समझ सके और उसको उस डिप्लॉयड पर्सन को मोटिवेट कर सके। तो ये एनालिटिक स्किल अंदर एचआर मैनेजर के अंदर होगा, तब तो कर पाएगा डिप्लॉयड पर्सन को, अपने सबऑर्डिनेट को कर पाएगा, अदरवाइज कर नहीं पाएगा। तो ये एनालिटिकल स्किल होना चाहिए एचआर मैनेजर के अंदर में। रिलेशनशिप बिल्डिंग, उस एचआर मैनेजर के अंदर कॉन्सियसनेस होना चाहिए, ताकि वो बिल्ड कर सके रिलेशनशिप दूसरे कलीग्स के बीच में, दूसरे डिप्लॉयड पर्सन्स के बीच में। ठीक है, ये स्किल होना चाहिए। कुछ लोग क्या बहुत खड़ूस होते हैं, जो करते नहीं, अपने आप को सुपरसीड बताते हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं एचआर हेड हूँ, तो वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते। तो अगर रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, मतलब वो आपको घुल मिल के काम करेगा, जो डिप्लॉयड पर्सन है घुल मिल काम करेगा और वो आपको बेटर आउटपुट देगा। तो जरूरी है कि रिलेशनशिप मेंटेन करना, वो एचआर मैनेजर का अच्छा स्किल है ये, कि वो रिलेशनशिप बिल्ड करके रखेगा, ताकि जो आउटपुट है वो बेटर तरीके से मिल सके। ठीक है, तो ये स्किल होना चाहिए। मेंटेनिंग एम्प्लॉइज रिलेशन, में एम्प्लॉय रिलेशन मतलब आपस में रिलेशनशिप, ये तो रिलेशनशिप बिल्डिंग बढ़ाने का बात हो रही थी इसमें। इसमें रिलेशनशिप बना, एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयज रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज मीन तो एक एचआर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज का रिलेशन रखता है, लेकिन एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयज रिलेशन भी मेंटेन करके रखना है, ताकि एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो एक दूसरे से लड़ाई ना करे और अपना अपना काम को करे, और जो उनका ऑब्जेक्टिव उसी के बेसिस में वो काम कर सके और बेटर आउटपुट दे सके। तो ये उसके अंदर मेंटेन करने की शक्ति, मतलब एक एम्प्लॉय रिलेशंस को एग्रीगेट करने की शक्ति इसके अंदर होना चाहिए, एचआर मैनेजर के अंदर स्किल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मतलब कुछ चीजें डेवलप करने की, बनाने की, मेकिंग करने की क्षमता होना चाहिए। जैसे स्ट्रेटेजिक बनाना, मतलब रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बनाना अकॉर्डिंग टू जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से मेक करना, बनाना किसका काम है, एचआर मैनेजर्स का काम है। ठीक है, उसके अंदर ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होना चाहिए। मान लीजिए हमको अभी 2,000 यूनिट प्रोडक्ट कर रहे हैं इस महीना, अगर 4,000, अगर वो सोच रहे हैं कि 4,000 प्रोडक्शन करना है नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मैन पावर बढ़ाना है या घटाना है, या टेक्नोलॉजी को लाना है, या फिर मशीन्स को अपग्रेड करना है, क्या करना है, ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वो एचआर मैनेजर के अंदर होना चाहिए, ताकि अच्छे से वो काम कर सके। नेक्स्ट है लीगल एंड एथिकल कॉम्पिटेंसी। देखिए, किसी को हम डिप्लॉयड करते हैं तो सब लीगल वे में होता है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। ठीक है, फिर उसको अगर निकालना, फायरिंग भी करना है, हटाना भी है, तो वो भी लीगल तरीके से नोटिस वगैरह देके हटाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ सब लीगल वे में करना होता है। ठीक है, जैसे कल मैं बताया आपको, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के हिसाब से अगर वो 3 कैटेगरीज में, अगर लेबर्स के कैटेगरीज को बांटा हुआ है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड हाई स्किल्ड, उसके उसके वेजेस, उसके जो रेम्यूनरेशन है उसको निर्धारित किया है, निर्धारित मापदंड है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, स्किल्ड का अगर 450 रुपया पर डेली डेली वेजेस रखा हुआ है, तो 450 रुपया आपको देना होगा, अनिवार्य कंडीशन, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन लीगल है उसको आपको फॉलो करना है इथिकल वे में। अदरवाइज क्या होगा, वो जो डिप्लॉयड पर्सन है वो जाएगा लेबर को, मुझे नहीं मिल रहा है, आफ्टर सिलेक्शन रहने के बाद, काम करने के बाद इनको बोला गया है 450 रुपये आपको डेली मिलेगा, लेकिन उसको 350 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये कम कर रहे हैं। तो लीगली ये अनइथिकल है, इलीगल वे है, उसको जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो वेजेस निर्धारित, तो वही देना होगा, पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये एचआर मैनेजर के अंदर स्किल होना चाहिए कि लीगल वे में काम करे, इथिकल वे में काम करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चेंज मैनेजमेंट। चेंज मीन्स क्या होता है, अपने आप को अपग्रेड करना, चेंज करना। कुछ एचआर मैनेजर ऐसे होंगे कि मैं जो सीख गया हूँ वो सीख गया हूँ, अब इसके बाद सीखने का कोई मतलब नहीं, ऐसे ही करना है, जब मरते दम तक 30 साल तक मुझे यहाँ नौकरी करना है और वही करना है, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि अपग्रेडेशन चलते रहता है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होगा। जैसे कुछ जैसे किसी को कंप्यूटर नहीं आता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, किसी एम्प्लॉय से कंप्यूटर नहीं आता है, उस एचआर मैनेजर कंप्यूटर नहीं आता है, जिस समय वो असाइंड हुआ था उसमें कंप्यूटर की जरूरत नहीं थी, और वो काम को अपना सही तरीके से निष्पादन कर रहा था, बट उसको उस समय कंप्यूटर नहीं आता था। लेकिन आज के डेट में, आज के जो अपग्रेडेशन के मॉड्यूल में, उसको टेक्नोलॉजी को यूज करना ही होगा, शॉर्टकट वे में अगर काम करना है। ठीक है, ग्रेटर एफिशिएंसी देना है, तो उसको टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। तो अपने आप को चेंज करने की पद्धति उसके अंदर स्किल होना चाहिए, कि अपने आप को जैसा टेक्नोलॉजी है, जैसा अपग्रेडेशन हो रहा है इन्वायरमेंट में, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करें, ये स्किल उसके अंदर होना चाहिए, चेंज की स्किल। नेक्स्ट है
इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स क्या होता है, जब कोई डिप्लॉयड पर्सन काम कर रहा है तो उसका पहले ही बताया आपको कि इमोशनल जुड़ा होता है, चाहे वो इनहेरेंट हो गया मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस के विद इन हो गया या फिर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, यानी कि उसके फैमिलीज हो गए। तो उसके इमोशनल पॉइंट को भी समझना है उस उसके उस डिप्लॉयड पर्सन के, ताकि उसके जैसे तो वो कोई बोलते हैं रखती तो रख में पैर रख दिया, ठीक है, तो उसको अगर मान लीजिए उसको परेशानी है, उसको और परेशान करेंगे तो क्या बेटर आउटपुट दे पाएगा? क्या नहीं दे पाएगा। तो उसके इमोशन को समझना है कि उसको तकलीफ क्या है, उस तकलीफ को रिजॉल्व करने का काम वो एचआर मैनेजर करेगा, क्योंकि उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का एक स्किल है, ठीक है। तो वो समझेगा, उसे डिप्लॉयड पर्सन को समझेगा मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अब जब रिसॉल्व करेगा तो क्या होगा, वो जो डिप्लॉयड पर्सन है वो खुश हो जाएगा और वो मोटिवेटेड हो जाएगा काम के प्रति और करेगा अच्छे से। तो ये सारे स्किल जो है एक एचआर मैनेजर के अंदर होना चाहिए, ये एसेंशियल स्किल्स है। डिफरेंस इस चैप्टर फर्स्ट यूनिट का लास्ट पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दोनों में क्या अंतर है पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में? देखिए, पहले जब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स के नाम से 1950-40 में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है 1960 के बाद ये टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ। पहले क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से चलता था, जो कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कहलाता था, क्योंकि उसमें अलग अलग वे में, पर्सनली वे में काम किया जाता था। उसकी क्या क्या डिफरेंस है, उससे क्या क्या डिफरेंस है उसको हम देखेंगे, ठीक है। बट क्या है, यहाँ पर क्या है, अ, अभी आगे इसमें देखेंगे क्या क्या उसमें दोनों में डिफरेंस है, पर्सनल मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। देखिए यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा दोनों के बीच में, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है और ये पर्सनल मैनेजमेंट है, ठीक। यहाँ भी एम्प्लॉइज वर्कफोर्स पे काम कर रहे हैं, यहाँ भी वर्कफोर्स पर एम्प्लॉय वर्कफोर्स पे काम कर रहा है, पर ये प्रॉपर तरीके से है, ये थोड़ा डिसमेस है। इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है अभी दोनों के बीच में, पर्सनल मैनेजमेंट में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले जो डिफरेंसेस है वो है कंसेप्ट। कंसेप्ट में आ जाते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट है ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में पुराने जमाने का, मतलब 1960 के पहले। तो वहां पर जो एचआरएम डिपार्टमेंट नहीं होता था, वहां पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बोल सकते हैं इसको, पुराना ट्रेडिशनल वे में काम करता था। वो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम करता था, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हेड होता है ना, जो एडमायर करता है, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बनाता है, वैसे ही काम करता था। ये पर्सनल मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय। लेकिन एचआरएम क्या होता है, 1960 के बाद क्या होगा, एचआरएम आया, ठीक है, जिसमें क्या होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन के मैन पावर के ऊपर फोकसिंग किया, मतलब पूरा मैन पावर को मैनेज करना, उसको इंक्रीज करना, उसको स्ट्रेंथन करना, ये सब काम एचआरएम के तहत में आया है, ठीक है। दूसरा इसका डिफ्रेंसिएशन है नेचर में, अगर डिफरेंस देखा जाए तो क्या है, ये जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन इन नेचर है, मतलब वो रूल्स रेगुलेशन बनाना और उसको अप्लाइड करना, बस उतना ही है। पेरोल देना, एम्प्लॉयज को हायर करना, हैंडलिंग करना, बस इतना ही था उसका नेचर पर्सनल मैनेजमेंट का। लेकिन एचआरएम क्या है, वो वास्ट हो गया, उसका नेचर थोड़ा सा वास्ट हो गया। मीन्स क्या हो गया, बस हायरिंग, बस इसमें क्या है एचआरएम में, केवल पीपल को हायरिंग करना, उसको डेवलप करना और उससे कैपेबिलिटी को बढ़ाना और ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना बस नहीं है। मीन्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस के जो मोटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये एम्प्लॉइज बस की नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस के जो मोटिव ऑब्जेक्टिव्स और विजन और मिशन है, ठीक, उसको फुलफिलमेंट करना भी एचआरएम का काम हो गया है। पर्सनल मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, वो केवल जितना काम उसको, जैसे वो पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर आता था पेरोल, मतलब पैसा देना, सैलरी देना, वो जो एम्प्लॉइज है उसको देख रेख करना, हैंडलिंग करना, बस इतना ही था। लेकिन एचआरएम के अंदर ऐसा नहीं है कि बस उतना ही करे, वो ऑर्गेनाइजेशंस की जितना आउटपुट उसका बेनिफिट दे सके वो काम करवाना है एचआर के थ्रू, मतलब ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू। ये डिफरेंसेस है दूसरा। तीसरा जो है, दोनों में डिफरेंसेस ऑपरेशनल फोकस में है, पर्सनल मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, दोनों में डिफरेंस देखें ऑपरेशन के हिसाब से। देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट जो है प्रिमली फोकस करता है किसमें, वर्कफोर्स यानी काम पे, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट रूल्स रेगुलेशन लॉ के हिसाब से वर्कफोर्स यानी काम पे ही बस मैनेजिंग का फोकस करता है। बट क्या होता है एचआरएम में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एचआरएम फोकस ऑन इंप्रूविंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, पूरा ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज वर्कफोर्स में। देखिए ये दोनों चीज सिमिलर है, लेकिन इसमें अंतर क्या है,
स्ट्रेटेजिक यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, पूरी तरह से ह्यूमन रिसोर्स को यूज करना, एंड डेवलप्ड ऑफ फंक्शनिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, और उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस के पूरा पॉलिसी को चेंज करना। मान लीजिए अगर 2000 यूनिट का प्रोडक्शन है उस कंपनी का, उसको 4000 प्रोडक्शन करना है, क्योंकि वो एफिशिएंसी जान चुका है, ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन पावर को जान चुका है जो डिप्लॉयड किया है, तो उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर देगा। कौन? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बट पर्सनल मैनेजमेंट में ऐसा कोई पॉलिसीज नहीं है, जो वर्क फोर्स दिया हो, जो काम दिया हो, बस उसे करना है, बस इतना ही है। एम्प्लॉयमेंट लॉ के हिसाब से उतना ही करना है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, जो काम है उसको भी इंक्रीज करना, मतलब 2000 यूनिट है तो 4000 यूनिट में प्रोडक्शन को और इंक्रीज करना है। तो एचआरएम का काम होता है उसको बेटर और आउटपुट बनाने के लिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना ह्यूमन रिसोर्स का, और उसको और पॉलिसी में स्ट्रेटेजी बना देना उसके हिसाब से, जिस जिस हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से बढ़ा देना। ये ऑपरेशनल डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट डिफरेंसेस है स्कोप का। दोनों का स्कोप में डिफरेंसेस है। पर्सनल माइनर स्टेज में था, मतलब नेरवर सेंस में था, छोटा ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम करता था मैं, छोटा एम्प्लॉय रखना है भैया, आज जो जॉब डिसाइड किए गए हैं उस जॉब के डिसीजन के हिसाब से ही काम में रखना, उतने ही पीपल को काम में रखना, काम करवाना, बस इतना नेरवर सेंस में था, इसका छोटा सेंस में था। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स बड़ा वाइड स्कोप है, वाइड एक्सपेक्ट है, ठीक। वो कहाँ कहाँ पर काम करती, हायरिंग बस का काम नहीं करती है, मेन पावर को पर डिप्लॉयड करने का काम नहीं करती, पूरा ऑर्गेनाइजेशन के जो मोटिव और उसका ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट का काम करेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट काम करेगी, उसके जो प्लानिंग्स है ऑर्गेनाइजेशन को उसको अचीव करने के प्लग का काम करेगी एचआरएम। तो दोनों के जो स्कोप में डिफरेंसेस है, ब्रॉड सेंस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वाइडर सेंस में पर्सनल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट जो है डिफरेंसेस जो है, डिसीजन मेकिंग के आधार पर दोनों का डिफरेंशिएशन किया गया है। डिसीजन मेकिंग देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट में क्या है, स्लो प्रोसेस, रिएक्टिव, मतलब छोट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन छोट, मान लीजिए 10 एम्प्लॉय की जरूरत है, 10 एम्प्लॉय हायर कर दिए, बस उतना ही काम करवाना है जितना उनको जरूरत है, ये पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर होता था, नर्वर सेंस है, ठीक है। ये छोटा स्लो प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग यहाँ छोटा ही होगा, उतना ही होगा जितना उनको जरूरत है। पर यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, उसका डिसीजन का मेकिंग का क्राइटेरिया और उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है, लार्ज सेंस में सोचता है वो, केवल डिप्लॉयड करने के लिए बस डिसीजन मेकिंग नहीं करता, बट कि पूरा एक्सपांसन के लिए, एम्प्लॉय किसके एक्सपांसन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, उसके प्रॉफिटेबिलिटी, उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा एचआरएम काम करता है, ठीक है। यानी कि डिसीजन मेकिंग एचआरएम प्रोएक्टिव, ठीक है, ब्रॉडर सेंस में रहेगा, फोरकास्टिंग फोकसिंग और नेचरिंग लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय डिप्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के बारे में सोचेगा। ये बेसिक डिफरेंस है पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशनल फोकस, अकॉर्डिंग टू स्कोप, अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग, और भी इसमें है कुछ पॉइंट्स है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है पर्सनल मैनेजमेंट को एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, वो है। नेक्स्ट इसमें आते हैं जॉब डिजाइन। उसी डिफरेंशिएशन में कुछ पॉइंट्स और हैं, जॉब डिजाइन, एम्प्लॉय रिलेशन, कंपनसेशन, बेनिफिट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक रूल। इसके पर्सनल मैनेजमेंट में और ह्यूमन रिसोर्स में क्या डिफरेंसेस है जॉब के अकॉर्डिंग, जॉब डिजाइन के अकॉर्डिंग। ये देखिए, ये छोटा सेंस में है, जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसमें जॉब डिजाइन जो करेगा, जॉब एनालिसिस जो डिजाइन करेगा छोटा रूप में करेगा, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, चेंज कर सकता है, छोटा सा है, मान लो 10 एम्प्लॉय की जरूरत है, 10 एम्प्लॉय करेगा, फोकस ऑन टास्क, जो जितना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जितना टास्क होगा उतने के लिए काम करेगा। लेकिन यहाँ पर डिजाइन किसके साथ, एचआरएम में डिजाइन, जॉब डिजाइन किसके साथ करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिटेबिलिटी कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन से कितना आगे बढ़ा सकता है, उसके हिसाब से वो जॉब को डिजाइन करेगा, उसके हिसाब से एम्प्लॉय को हायरिंग करेगा, ठीक है। ये नेरवर सेंस, ये बॉर्डर सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट जो है एम्प्लॉय रिलेशनशिप, देखिए इसमें क्या है, इसमें एम्प्लॉय रिलेशन से पर्सनल मैनेजमेंट में एम्प्लॉय रिलेशन से कोई बातचीत, नॉट फुली इंटीग्रेटेड, कोई मतलब नहीं, ठीक है। काम करो भैया, आप काम करने का पैसा लो, बस उतना ही काफी है पर्सनल मैनेजमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, वहां पर पूरी तरीके से एम्प्लॉय रिलेशन पे काम किया जाता है, ताकि उसको जॉब सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, उसका इमोशनल वैल्यू ठीक है कि नहीं, उसको अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, और उसको जो हम जॉब से सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, सारा चीज को देखने का काम एचआरएम में करता है। तो ये डिफरेंसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स मींस क्या होता है, कि देखिए पर्सनल मैनेजमेंट में क्या है, छोटा सेंस में है, नर्वर सेंस में है, तो वो जितना वो जॉब को इवॉल्व करता है, मतलब जो जॉब के लिए रखा हुआ है, मान 10 पर्सन को जॉब के लिए रखा हुआ है, तो जॉब के लिए मान लीजिए 10,000 रुपये सैलरी दे रहा है, 10,000 का ही उसको इवॉल्यूशन उतना ही होगा, जो जॉब कर रहा है उतने के लिए 10,000 रुपये ही देगा।
बट एचआरएम में ऐसा नहीं है। वो अगर मान लीजिए 10,000 रुपए की सैलरी में भी उसको लेके आया है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस बेटर है, बेटर आउटपुट दे रहा है, वो 10,000 के लायक नहीं है, वो सोचेगा, एचआरएम मैनेजर सोचेगा कि नहीं वो 20,000 के लायक है, उसका परफॉर्मेंस अपग्रेड है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, जितना हम काम कर रहे हैं उसको तो कर ही रहा है, बस वो और सोच के और कर रहा है। तो यहाँ परफॉर्मेंस के हिसाब से रेमुनरेट किया जाता है, बेनिफिट दिया जाता है एम्प्लॉयज को। यहाँ जॉब के हिसाब से, जो जॉब के लिए लेके आया है उतना ही रेमुनेट दिया जाएगा, उतना ही कंपनसेट बेनिफिट दिया जाएगा एम्प्लॉयज को। एचआरएम में परफॉर्मेंस के हिसाब से जितना वो परफॉर्म करेगा उसका इंसेंटिव, उसका बोनस, ठीक है, ये सब इंक्रीमेंट, ये सब उसमें दिया जाता है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, और पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, जॉब इवोल्यूशन बेस्ड है, ठीक। नेक्स्ट जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, द डिफरेंस बिटवीन जो बोथ में, पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, यहाँ पर ट्रेनिंग क्या होगा। पर्सनल मैनेजमेंट में फोकस ऑन इमीडिएट स्किल गैप और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, पर्सनल मैनेजमेंट उतना ही वर्क करेगा जितना उसको जरूरत है, जितना ऑपरेशन में उसको जरूरत हो उतने ही के लिए ट्रेनिंग देगा, बट बस वही इनफ है, कंप्लीट रोक दिया जाएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बस अगर रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट में नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में, फिर भी उसको स्किल को ऐसा ट्रेन करके डेवलप करेगा ताकि इन फ्यूचर में कुछ अपग्रेडेशन आ गया तो उसको भी, वो डिप्लॉयड पर्सन है उसके अंदर ऐसा स्किल होगा ताकि वो उसको ही फुलफिलमेंट कर लेगा, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक वास्ट प्रोसेस में किया जाता है ताकि वो डिप्लॉयड पर्सन हो बेटर तरीके से अपना आउटपुट देके ऑर्गेनाइजेशन के अच्छी ग्रोथ ग्रोथ में भागीदारी दे सके। यहाँ पर कोई ग्रोथ में भागीदारी नहीं देता पर्सनल मैनेजमेंट के तहत, जितना जरूरत है उसी के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाता है बस। यहाँ पर ऐसा नहीं है, उसको और एडवांस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को अचीव करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा ट्रेनिंग दे सके, जितना ज्यादा उसके स्किल के डेवलप कर सके वो करता है एचआरएम, ठीक। नेक्स्ट जो है स्ट्रेटेजिक रोल, यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं होता पर्सनल मैनेजमेंट में, कोई स्ट्रेटेजिक रोल डिसीजन मेकिंग का काम नहीं, स्ट्रेटेजिक माने के रूल्स रेगुलेशन बनाने काम, स्ट्रेटेजी बनाने का काम नहीं करता, ठीक है। यहाँ एचआरएम में पूरा स्ट्रेटेजी मेंटेन करता है, फोरकास्टिंग करता है पहले तो कि अगर मान ली जाए जिस कंपनी, जो कंपनी में काम कर रहा है एचआर मैनेजर आज के डेट में, जो सा कंडीशन है, ब्रांड वैल्यू है, उसको इंक्रीज करना है इन फ्यूचर, उसके लिए भी काम करता है वो, ठीक है। तो इन फ्यूचर का फोरकास्ट करते हुए अपने जो डिप्लॉयड पर्सन उसको डिप्लॉयड करते हैं, ठीक है, और उसको काम करवाते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चलता है एचआरएम में, और यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं है, भैया जितना जरूरत उतना काम, ठीक है। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर जितना जरूरत उतना काम है, उसको और को डेवलप करके जितना ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट दे सके, ऑर्गेनाइजेशन को बुलंदी पे ले जा सके, वो सब काम एचआरएम करता है, ठीक है। थैंक यू।